आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ जंगल का दाह के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इस पाठ पर बनने वाले कुछ प्रश्न समझते हैं। उससे पहले इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, हमें क्या समझ आया, वह देख लेते हैं। जंगलदाह कहानी में लेखक के जंगल में रहने वाले आदिवासी वनवासी मनुष्यों के चित्रण को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से चित्रित किया है। जंगलों में रहने वाला यह समाज अपनी आजीविका हेतु शिकार करता है, खेती करता है, परंतु इनका उद्देश्य कभी भी जंगलों को हानि पहुंचाना नहीं होता। इसीलिए वह वहाँ के पेड़ पौधों, पशु प्राणियों की रक्षा भी करता है। आदिवासी अपने जीविका के निर्वाह के लिए शिकार करते हैं। यही कारण है कि उन्हें वन जीवों से एक तरीके का लगाव है। तभी ही वे जंगल प्राणी उसमें रहने वाले प्राणियों और अपनी जरूरतों के बीच में संतुलन स्थापित करते हैं। वे ध्यान रखते हैं कि उनके किसी भी कर्म से जंगल को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। लेखक ने कहानी के मुख्य पात्र मामा सोन, जो कि एक बहुत बड़े धनुर्विद्या के ज्ञाता थे, गुरु थे, उनके माध्यम से लेखक ने आदिवासी संस्कृति की लुप्त होते जाने की व्यथा को प्रकट किया है। आदिवासी समाज पर, जंगल पर, जंगल के प्राणियों पर अन्याय अत्याचार को दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इस कहानी में स्वयं प्रकाश ने आज के सत्ता वर्ग के द्वारा आदिवासियों के जंगल के और वन्य पशु पक्षियों के विस्थापित होने की प्रक्रिया दर्शाई है। लेखक कहानी की कथा वस्तु में एक बात शुरू में ही स्पष्ट कर देते हैं कि शिक्षा पर सभी का अधिकार है और वह अधिकार समान है। यहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि हम जंगल का उपयोग तो कर सकते हैं, परंतु
जंगल पर हमारा अधिकार नहीं है। हम स्वयं को बहुत शिक्षित, समझदार और जंगल के आदिवासियों को अशिक्षित, असभ्य, अशिष्ट समझते हैं। यह हमारी भयंकर भूल है। आदिवासी हैं तो जंगल है। अगला प्रश्न देखते हैं। जंगलदाह कहानी में निहित आदिवासियों के विस्थापन की व्यथा को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। मौजूदा भूमंडलीय वैश्विक बाजार एवं पूंजीवाद व्यवस्था, जिसे हम कैपिटलिस्ट बोल सकते हैं, ने भारत की अर्थव्यवस्था, भाषा एवं संस्कृति के साथ धर्म, राजनीति आदि सभी को प्रभावित किया है। लेकिन इसमें आदिवासियों का सर्वाधिक नुकसान हुआ है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आदिवासी, जो कि संभवतः भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं, अब कुल आबादी के 8% ही बचे हैं। सरकारी विकास की नीति ने, जिसका दुष्परिणाम विस्थापन और पलायन तो है ही, साथ ही साथ हम पर्यावरण का अस्तित्व भी संकट में डाल रहे हैं। भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि आदिवासी बहुत क्षेत्रों में विकास के नाम पर चलाई जा रही परियोजनाओं के कारण विस्थापित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। हम अपने इस लोकतंत्र पर खूब इतराते हैं। जब भी मौका आता है तो हम इसकी दुहाई देते हैं, परंतु विकास के नाम पर हम अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम जंगल से प्रेम करते हैं, प्रकृति के साथ दोस्ताना रिश्ता रखते हैं, निजी के बजाय सामूहिक विकास में विश्वास रखते हैं। पर आज आदिवासियों की भूमि पर ईंट भट्टे, कारखाने
और न जाने क्या क्या बना दिए हैं। जंगलों को हताहत कर दिया है और यह शोषण का एक अंतहीन सिलसिला बस चल पड़ा है। मामा सोन को इस कहानी में न केवल उनकी भूमि से बेदखल किया गया, अपितु उनकी धनुर्विद्या और उनके साथ उनके पूरे वन को भी राख का ढेर कर दिया गया, ताकि पूंजीपतियों का शासन बना रह सके। उसके वंशज आज सड़कों पर भटक रहे हैं। उन्हें आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्हें उनकी जड़ों से सदा के लिए उखाड़ दिया गया है। औद्योगिकरण के नाम पर विकास की परियोजनाओं के तहत आदिवासियों को विस्थापन की वह सरकारी नीति वस्तुतः एक अघोषित विध्वंस है, जिसने विकास का झूठा मुखौटा धारण कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं इस पाठ का। जंगलदाह कहानी में भूमंडलीकरण पूंजीपतियों के अत्याचार का प्रतिरोध किस प्रकार किया गया है? जब उत्तर देख लेते हैं। जब पूंजीपति वर्ग आदिवासियों के संसाधनों, जंगल, जल और जमीन पर कब्जा करते हैं, तो उनको प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। यही प्रतिरोध सत्ता को, पूंजीपतियों को नागवार लगता है। वस्तुतः अपनी जान और जमीन के लिए संघर्षरत आदिवासियों के बारे में सत्ता सदा ही यही चाहती रही है कि वे आसानी से समर्पण कर दें, क्योंकि वह तो अशिक्षित है, उन्हें प्रगति का क्या ज्ञान। इस कहानी में भी राजकुमार धनुर्विद्या नहीं सीख पाता। यह उसकी खुद की कमजोरी थी, उसमें लगन की कमी थी। परंतु राजा इससे नाराज होकर मामा सोन को बंधक बना लेता है और राजकुमार को कहता है कि तुम इसे ही अपना निशाना बनाओ। यह सारी बातें हमारे सामने आज के युग का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हैं। जब सैनिक कार्रवाई के द्वारा पूंजीपतियों और सत्ता संस्थानों के गठजोड़ के माध्यम से आदिवासियों से उनकी जमीन खाली करा लेती है, मेरे लिए मेरी मातृभूमि से काट दिया जाना मेरे जीवन की सबसे गहरी पीड़ा है।
यह एक साक्षात्कार के दौरान एडवर्ड सईद ने कहा था। उक्त कहानी भी इसी पीड़ा को हमारे सामने लाती है। कहानी का अंत होते होते मामा सोन के वंशज शहर में बांस की टोकरियां, दफ्ती के तोते चिड़िया आदि बनाकर बेच रहे हैं। यद्यपि आदिवासी विकास के नाम पर कई परियोजनाएं लाई गई, परंतु अर्कापुत्रों के लिए कुछ नहीं बदला है। उनका शोषण आज भी निरंतर ज्यों का त्यों ही है। भ्रष्ट पूंजीपति नेता माफियाओं के दमन चक्र से भारत भूमि के आदिवासी आजादी के पूर्व और पश्चात लूटे गए, शोषित किए गए। फिर भी उन्होंने भूमंडलीकरण की नीति का प्रतिरोध करना जारी रखा। उन्होंने जल, जंगल, जमीन, आबरू, अस्मिता और स्वाभिमान के साथ साथ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को कभी नहीं त्यागा। अपनी परंपराओं को बचाए रखने के लिए तत्परता से संघर्ष किया और आज तक कर रहे हैं। भले ही सरकार का विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर, तरक्की के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन कार्यक्रम लगातार जारी रहा हो, उनके पुनर्वास का सिलसिला थम नहीं रहा हो, फिर भी वे निराश नहीं हैं, प्रतिरोध के लिए उन्मुख हैं। सबका ध्यान जंगलों में बसी खनिज संपदा में लगा हुआ है और नाम दे दिया गया है विकास का। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आदिवासियों और विस्थापितों की तकदीर बदल जाएगी, हर स्तर पर विकास किया जाएगा, परंतु यह सब कागजी बातें हैं। आदिवासियों ने भी प्रतिरोध करना कभी बंद नहीं किया। इस प्रतिरोध का स्वरूप अब राष्ट्रीय रूप धारण करता जा रहा है। आदिवासी भूमंडलीकरण की उस नीति का प्रतिरोध करते हैं जो आदिम जाति देश के मूल निवासियों के वंशजों के विनाश के लिए प्रतिबद्ध व्यवस्था है। आदिवासी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं, परंतु वह हारे भी नहीं हैं और थके भी नहीं हैं। वह निरंतर
अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए प्रयासरत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जंगलदाह कहानी में पूंजीपति मानसिकता को स्पष्ट कीजिए। उक्त कहानी में पूंजीवादी विचारधारा का चित्रण किया गया है। आदिवासियों के लिए शिकार आजीविका का साधन है, तो राजकुमार के लिए वह क्रीड़ा का विषय था। आदिवासी अपनी आजीविका के लिए शिकार करते हैं। यही कारण है कि वे वन के संतुलन का ध्यान रखते हैं। एक बार मामा सोन कहते हैं कि जंगल को समझना धनुर्विद्या से भी अधिक आवश्यक है, और यह बात राजकुमार को नागवार गुजरती है। राजकुमार इस बात से बहुत खुश था कि आदिवासियों के आखेट पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, और वह यह भी कहता है, अब तो मैं ही मारूंगा, जितने भी मारूंगा, और जब मुझे ही मारना है तो कितने भी मारूं, क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार वन को अपनी बपौती समझना, वन के सारे संसाधनों पर अपना अधिकार समझना आज की सत्ता और व्यवस्था का चित्रण करता है, और राजकुमार पूरी की पूरी पूंजीपति मानसिकता का चित्रण करता है। यह वर्ग इतना स्वार्थी है जो सब कुछ अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। इस पर भी जब राजकुमार धनुर्विद्या के अभ्यास में चिड़िया पर निशाना लगाता है तो उसे आपत्ति होती है कि चिड़िया इतनी छोटी क्यों है, कि चिड़िया हिलती डुलती क्यों है, और वह क्यों पेड़ पर इतना ऊपर बैठती हैं। इस पर मामा सोन बड़े बेबाकी से कहते हैं, तुम क्या यह सोचते हो कि चिड़ियों को उड़ना नहीं चाहिए? क्या तुम यह चाहते हो
कि तुम्हारा शिकार परम आज्ञाकारिता पूर्वक तुम्हारे सामने मरने के लिए स्थिर बैठा रहे। उपयुक्त प्रश्न सत्ता की उस मानसिकता पर प्रश्न है जो आदिवासी संस्थानों, जंगल, उनकी भूमि और पूरे के पूरे जंगल पर कब्जा करते हैं और यह चाहते हैं कि आदिवासी प्रतिरोध भी न करें। उक्त कहानी में भूमंडलीकरण के प्रभाव में विकास के नाम पर जो परियोजनाएं लाई गई हैं, वे आदिवासियों के विस्थापन के लिए पूंजीपतियों, औद्योगिकरण, बहुराष्ट्रीय निगम सभी को जिम्मेदार ठहराती हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के नाम पर आखेट पर प्रतिबंध लगाकर आदिवासियों की आजीविका छीन ली गई है। यही बात लेखक ने अपनी कहानी में बखूबी दर्शाई है। पूंजीपति व्यवस्था में वनवासियों, आदिवासियों का वर्चस्व समाप्त करने के लिए नए नए तरह तरह के पैंतरे अपनाए गए हैं। राजकुमार को धनुर्विद्या सीखनी है, लेकिन मामा सोन से नहीं, बल्कि आचार्य शोण से। अतः मामा सोन का नाम बदलकर आचार्य शोण रख दिया गया है। राजकुमार धनुर्विद्या सीखने में असफल है तो वह जिम्मेदार नहीं है, उनके गुरु जिम्मेदार हैं। यह पूरा का पूरा दृश्य पूंजीपतियों की अविकसित सोच को दर्शाता है। यह पूरी की पूरी मनुष्यता का शिकार है। इससे बड़ी गंभीर और शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इस कहानी में पूंजीपतियों और उनकी व्यवस्थाओं पर कटाक्ष किया गया है। संपूर्ण पूंजीपति व्यवस्था की विचारधारा को, उनकी कलुषित बुद्धि को स्पष्ट किया गया है। इसी के साथ ही हमारी आज की कक्षा यही समाप्त होती है।